नमस्कार प्यारे बच्चों और उनके माता पिता को मेरा सादर नमस्कार और अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 के चलते इस समय संपूर्ण लॉकडाउन है और हम लोग अपने ना स्कूल जा पा रहे हैं ना अपनी कोचिंग क्लासेस में आ पा रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग अपनी स्टडीज को स्टार्ट करें और अपने जो भी एम है वहां तक पहुंचे। जरूरी है कि हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पैटर्न चलता है। जैसा कि जो बच्चे अभी 12th में आ गए हैं उनके लिए ये चीज जरूरी है कि उनके स्कूल में कुछ में फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है, कुछ में हो सकता है कि इनऑर्गेनिक के टॉपिक स्टार्ट हो, कुछ में हो सकता है कि ऑर्गेनिक के टॉपिक स्टार्ट हो। तो जैसा कि हम लोगों ने 11th में लास्ट में ऑर्गेनिक खत्म किया हुआ है तो हम लोग अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th के टॉपिक्स, जिसमें सबसे जरूरी पार्ट जो हम लोग का जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो पोर्शन हम लोग का स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम लोग अपने 12th के टॉपिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार रिफ्रेशमेंट के लिए या रिकॉल करने के लिए ही सही हम लोग एक बार जीओसी पूरी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जिसमें अगर हम लोग एक बार ध्यान से देखें तो हमारे पास एक है सबस्ट्रेट जो कि किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और ये देता है प्रोडक्ट, ठीक है। सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं, रिएजेंट किसको बोलते हैं, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट हैं। एरो के टेल साइड पे जो भी लिखा जाएगा वो सब क्या होगा, रिएक्टेंट, और एरो के हेड साइड पे जो भी लिखा जाएगा वो सारे क्या होंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग किस रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट बोले और किस रिएक्टेंट को रिएजेंट बोले, बच्चों को इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि सबस्ट्रेट जो जनरल डेफिनेशन लिखवाई जाती है वो ये है कि सबस्ट्रेट जो है वो पोर्शन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ज्यादा कार्बन कंट्रीब्यूटिंग हो इन जनरल, ठीक है। और रिएजेंट जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है, एक स्पेसिफिक साइट पे जाके अटैक करता है, जिससे कि रिएक्शन में कोई एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा या फिर ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन गुजर रही होगी और फाइनली हमें क्या मिल रहा होगा बेटा, प्रोडक्ट मिल रहा होगा। तो सबस्ट्रेट के ऊपर रिएजेंट आकर के एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अटैक करता है। वो डिपेंड करता है कि रिएजेंट की डिमांड क्या है। रिएजेंट इलेक्ट्रॉन रिच भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर भी होते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ रिएजेंट सबस्ट्रेट के साइड पे अटैक होता है, जिससे कि हमारा एक इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फाइनली हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। तो यहां पर सबस्ट्रेट को डेफिनेशन जो है वो एक तो हम लोग अभी लिख लेंगे कि सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, लेकिन इसको एक आमतौर पे समझने के लिए जो मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं वो मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने एक नया घर खरीदा, उसमें नया किचन, सारे सामान नए हैं, केवल लोगों को ही पुराने शिफ्ट किए गए। अब इस सिचुएशन में जब हमने उसकी इनॉग्रेशन करवाया, पूजा पाठ करवाई, तो जो पंडित था उसने कहा कि भाई आप इस घर में अगर चावल से रिलेटेड डिश बनाएंगे तो वो बहुत ही, आप इस घर में बहुत अच्छा करेंगे। तो मैंने भी कह दिया कि भाई अब चावल से रिलेटेड डिश बननी चाहिए। 1 महीने तक क्या उन्होंने टाइम दिया था, तो 1 महीने तक चावल से रिलेटेड डिश बननी चाहिए, जिसमें तमाम डिश आई, जैसे दाल चावल हो गया, फिर आप लोग बताइए थोड़ा, कढ़ी चावल, राजमा चावल, छोले। लोगों ने देखा कि तमाम हमने डिश बनाई पूरे महीने तक, तो इन डिशों में क्या चीज कॉमन था, क्या चीज कॉमन था, तो बताया गया कि देखा गया कि सब चीजें किससे बनी हुई हैं, चावल से बनी हुई हैं। देन चावल एक्ट एज सबस्ट्रेट, ठीक। लेकिन क्या चावल ही अकेला था, नहीं, उसमें हर अलग अलग तरीके के
मसाले मिलाए गए, ठीक है ना। हर बार बनाने के तरीके कंडीशंस थोड़ी सी अलग अलग थी, तो जो मसाले हैं वो किसका काम कर रहे हैं, रिएजेंट का काम कर रहे हैं। अब इस तरीके से हम अपने जितने भी शॉप्स पे जाएं, जैसे हम लोग के आसपास जो बड़ी बड़ी खाने पीने की शॉप्स हैं उनमें जाएं या किसी होटल में जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वहां 150-200 उनके मेनू चार्ट में आइटम्स लिखे रहते हैं। तो क्या वो 150-200 टाइप के आइटम्स बनाने के लिए वो मार्केट से सामान क्या क्या खरीदते हैं, तो वो काउंटिंग में अगर हम लोग देखते हैं तो सूजी, मैदा, आटा, चीनी, घी, ठीक, कुछ इस तरीके से स्टफ्स होते हैं जिनको वो खरीद करके अपने 200 आइटम्स बना देते हैं। तो उस तरीके से अगर हम लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एल्केन अवेलेबल है, एल्कीन अवेलेबल है, एल्काइन अवेलेबल है, बेंजीन अवेलेबल है। तो एल्केन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं CnH2n+2, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2, बेंजीन का फॉर्मूला CCH6। यानी कि ये चारों जो हमने बोले इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के सिवाय और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद ये तो क्वेश्चन 11 पे है जिसको हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन नाम से एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद अगर हम 12th में आते हैं तो हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स आ जाता है, जिसमें एक अल्काइल ग्रुप के ऊपर कोई हैलोजन लगा देते हैं। हैलोजन हम लोग जानते हैं FCl-Bri, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। तो ये सब लगा होता है। फिर उसके बाद आ गया अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अल्कोहल हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के ऊपर अगर हमने OH लगा दिया, सॉरी, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ये 3 क्लास है। अल्कोहल इसको बोलेंगे जिसमें R ग्रुप तो हमारा एल्केन का पार्ट है, उसका एक H हटा के हमने OH लगाया। बेंजीन के ऊपर एक H हटा के OH लगाया तो फिनॉल, और ईथर ROR। उसके बाद फिर हम लोग का है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH। और फिर एक चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं एमीन। एमीन की कैटेगरी में हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये तमाम डिग्रीज की अमीन देख रहे होंगे। तो एक हो गया हम लोग का पहला चैप्टर RX या फिर ARX, ये हम लोग को 12th में है पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और चौथा चैप्टर जो है वो है एमीन। और जो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन नामक चैप्टर जो पढ़ा था 11th में, वो ये है। तो अगर हम देखें तो ये सब जो है वो हमारे क्या है, सबस्ट्रेट का काम करते हैं, ठीक है। तो इतने ही तरीके के सबस्ट्रेट है। तो जो हम लोग की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं वो किस बेसिस पे दिए गए हैं, सबस्ट्रेट बेसिस पे दिए गए हैं। जैसे कि हमने कहा कि दाल, चावल, आटा, ये सब, मैदा, सूजी, ये सब जो है बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको तमाम जो हलवाई हैं या फिर तमाम होटल के जो खाना बनाने वाले हैं वो यूज करते हैं। उसी तरीके से ये हम लोग यूज करेंगे और अपने डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोडक्ट्स बना रहे होंगे। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि सबस्ट्रेट हमारे क्या, सबस्ट्रेट का रेंज क्या है, ठीक है। इतना के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है, इससे बियॉन्ड नहीं जाना है। कुछ हम लोग कह सकते हैं कि एसिड के केस में हम लोग साइनाइड के बारे में भी पढ़ेंगे, आइसोसाइनाइड के बारे में भी पढ़ेंगे, यहां पर नाइट्रो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, RNO2, RONO, ये सब कुछ और कंपाउंड हो जाते हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। लेकिन बहुत ज्यादा कुछ इसके बियॉन्ड हम लोग को नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया सबस्ट्रेट। होप सो समझ में आ गया हो। अगर कोई चीज प्रॉब्लम आती है, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे पर्सनल, मेरा नंबर है, ये चीज जरूर आप लोग याद रखें, 9718063558, ठीक है। मेरा नाम शरद गुप्ता, ये आप जरूर याद रखें। और इस पे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो कह सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहां पर हम लोगों ने सबस्ट्रेट देखा, रिएजेंट भी समझ में आ गया कि अकेले जो है
सबस्ट्रेट कुछ नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर रिएजेंट जाके अटैक करेगा तभी प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो जीओसी जो हेडिंग है इसको हम लोगों ने कुछ पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सबसे पहले हेडिंग रहेगी। दूसरी हेडिंग रहेगी हम लोग की टाइप ऑफ रिएजेंट। तीसरी हेडिंग रहेगी इफेक्ट। सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है बेसिकली ये, और इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमारे कई इफेक्ट आएंगे, जैसे सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देन इसके बाद हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, देन इसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट, देन इसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट, एंड लास्ट वन इज एरोमेटिक इफेक्ट। ये इतने इफेक्ट हम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था कि टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि भाई क्लीवेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि अगर हम लोग कहें कि भाई हमें खुद खीरे खाने हैं तो क्या करेंगे हम लोग, तो उसके छिलके उतारे, उसके 4 पीस किए और ऐसे खाने के साथ खा सकते हैं। क्या मेहमान आ जाए घर पे तो उनको भी ऐसे दे दें 4 पीस करके? ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है देखने में। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्कल्स काट के देते हैं, उसपे तमाम तरीके के चटपटे मसाले डाल देते हैं जिससे कि वो और बढ़िया हो जाए खाने में। तो जो उसी तरीके से हमारा जो सबस्ट्रेट है इसका क्लीवेज पैटर्न जो है वो कैसा होगा, उसको काटने के तरीके कैसे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम लोग को पता चलता है कि रिएक्शन को कैसे आगे ले जाना है। रिएजेंट तो जैसे हम लोगों ने देख लिया, मैंने बताया कि 2 तरीके के रिएजेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिच और एक इलेक्ट्रॉन पुअर। ठीक है, तो वो जो रिएजेंट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद ये है इफेक्ट। इफेक्ट इतने हैं, इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन इफेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मान लो कि अगर हम जाते हैं कुछ बनाने के लिए, या आपके घर में जो आपके मदर हैं वो जनरली अगर घर पे 4-5 मेंबर्स हैं, अगर उनके लिए ही खाना बना रहे हैं, तो वो खाने का एक प्रॉपर मेजरमेंट है कि भाई इतना चावल लेना है, इतनी आटे लेने हैं और इतने लोग का खाना बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि 5-6 मेहमान और आ जाएं और उन सबके लिए खाना बनाना हो, तो उसमें फिर एग्जैक्ट मेजरमेंट पता नहीं चलता है कि कितना आटा लेना है, कितना दाल लेना है, या फिर नमक उस दिन ज्यादा या कम हो जाता है। तो उस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो जो मेजरमेंट है उसमें थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर हम किसी होटल के किसी शेफ को हमने बात की, या किसी को पर्टिकुलर हलवाई को हमने बात की कि भाई हमें 200 लोग का खाना बनवाना है, तो 200 लोग का खाना बनवाने के लिए वो बता देंगे कि भाई इतना इतना अमाउंट चाहिए। अब उसके बाद अगर आपने उसमें बढ़वा दिया कुछ कि नहीं भाई 50 लोग और आ रहे हैं उनके लिए और एडिशनल कर दो उसमें, तो उसी के मुताबिक वो आलू काट के डाल देगा और थोड़ा सा नमक और डाल देगा, जिससे कि वो टेस्ट प्रॉपर आ जाए। और आप टेस्ट करके देख लो, आपको कुछ भी चीजें ऊपर नीचे नहीं महसूस होंगी। तो मतलब ये कहने का है कि जितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है उतनी ज्यादा परफेक्शन आता है। बेसिकली ये सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। तो हम लोग को इन इफेक्ट्स का जो है एक्सपोजर लेना है यहीं पे, जिससे कि हम लोग अपना जब पढ़ रहे होंगे तो उस समय फिर हमारे पास इनको समझने का समय नहीं रहेगा। तो ये हम लोग पहले समझ के रखेंगे, जिससे कि जब हम लोग एग्जाम्पल्स में, जब हम लोग क्वेश्चंस में इन इफेक्ट के बारे में कुछ जानकारी अगर हमें चाहिए होगी तो वो हमें पहले से पता होगी। ठीक है, तो इन इफेक्ट्स को जानने के बाद फिर हम लोग की जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग का रहेगा कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, दूसरा है C- कार्बे अनायन,
तीसरा है सी ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल। और चौथा है कार्बीन, ठीक है। तो हालांकि दो और होते हैं बेंजाइन और नाइट्रीन, उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ हम लोग को नहीं जानना है, वो जहां पे वो इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे उनके बारे में वही पढ़ा दिया जाएगा। तो फिलहाल ये 4 टाइप के इंटरमीडिएट के बारे में हम लोग को डिस्कस करना होगा। जब इतना पोर्शन हम लोग को नॉलेज हो जाएगी तो हम लोग का जीओसी पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे हम लोग कि भाई अब हम लोग तैयार हैं अपनी कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग का जो 5वां हम कह सकते हैं कि जो हेडिंग है वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। अब इन रिएक्शंस में सबसे पहला जो है वो है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा है एडिशन रिएक्शन, चौथा है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और अगर हम बात करें तो इन 4 टाइप के रिएक्शंस को अगर हम लोगों ने डील कर लिया तो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म। हम कह सकते हैं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने बोर्ड पे लिख दी। अब यहाँ पे जो ये क्या मतलब है सर इसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या मतलब होगा? तो सर सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक को हटाया दूसरा लगा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है? सर एलिमिनेट कर दिया। क्या मतलब है एलिमिनेट करने का? सर निकाल दिया किसी ग्रुप को, तो एलिमिनेशन हो गया। एडिशन का क्या मतलब है? सर ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? किसी एक आइटम को ऐड कर दिया सर। रीअरेंजमेंट, सर रीअरेंज कर दिया। मतलब इन रिएक्शंस के नाम को दोबारा बोल दो, वही मतलब है। ऐसा है क्या? नहीं। तो यहां पर इसको अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि ये क्लासरूम है, ठीक है। ये क्लासरूम पूरी ठसाठस बच्चों से भरी हुई है, एक भी बच्चे की बैठने की जगह नहीं है। अब ऐसे केस में अगर मान लो कि बच्चा आ जाए कहें सर एडमिशन चाहिए, तो क्या उसको मिल जाएगा एडमिशन? पॉसिबल ही नहीं है, तो जगह ही नहीं है। कुछ लोगों ने क्लेम किया हुआ कि सर हम खड़े होकर पढ़ लेंगे, वो खड़े होकर पढ़ रहे हैं। मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता है वो पूरा बच्चे भरे हुए हैं। अब वो बच्चा बाहर काउंटर पे खड़ा हुआ है कि सर हम क्या करें, मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है। जब हम पढ़ाते रहते हैं तो उसमें क्लास में एक बच्चा है जो कि फालतू की हरकतें करेगा, फालतू क्वेश्चन करेगा, बात करेगा, मोबाइल में खेलेगा, कुछ भी करेगा जिससे क्लास को डिस्टर्ब करता रहता है वो। तो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि भैया इसका नाम काट के निकाल दिया जाए। जैसे ही उसका नाम रजिस्टर में से स्ट्राइक ऑफ किया गया, तुरंत ही वो बच्चे ने कहा कि सर अब तो जगह खाली हो गई, अब तो एडमिशन ले लो मेरा। तो मैंने कहा कि बात सही है भाई। तो उसका नाम काटा और उस बच्चे का नाम वहीं पे लिख दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में जरूरी बात क्या है कि एक को निकाला और दूसरे को वहीं पे तुरंत ऐड किया। हालांकि हम लोग देखेंगे कि वहां पे नहीं, उसके बगल वाले क्वेश्चन पे भी कभी कभी ऐड होता हुआ दिखाई देगा। उन सबको डिटेल में डिस्कस करना है। फिलहाल एक जनरल टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि किसी एक आइटम को निकाला और वहीं पे दूसरे आइटम को हमने क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एलिमिनेशन, इसमें क्या होता है? अब जैसे मान लो कि हमने दूसरी क्लास में गए, वहां भी ऐसी सिचुएशन थी और 2 बच्चे हैं ऐसे जो कि कॉन्टिन्यूसली बात करते रहते हैं और क्लास में डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो मैनेजमेंट का दिमाग तो खराब चल रहा था, उसने दोनों का नाम रजिस्टर में से स्ट्राइक ऑफ किया और निकाल दिया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन। इस बात का ध्यान रखना है कि 2 ग्रुप को निकालना है, 2 ग्रुप को निकालना है। एलिमिनेशन में किसी एक ग्रुप का लॉस होने पर हम लोग एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे। 2 आइटम का लॉस होगा जिससे कि वो जगह खाली हो जाएगी। मतलब एलिमिनेटेड प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनने के चांसेस रहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग एलिमिनेशन बोल रहे होंगे। फिर इसी तरीके से उस क्लास में 15-20 दिन बीते और फिर उसके बाद 2 बच्चे आए अपने स्कूल के टॉपर्स, कहे कि सर एडमिशन चाहिए।
तो क्या उनका एडमिशन हो सकता है, जगह खाली जा रही है तो उनका एडमिशन ले लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे एडिशन। एडिशन के लिए भी जरूरी है कि दो ग्रुप का, दो एटम्स का या ग्रुप ऑफ एटम्स का एडिशन होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन। नेक्स्ट आता है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में क्या है, जैसे मान लो कि बच्चे को जैसे जिनको जगह मिली वो आके बैठ जाते हैं जिस भी दिन, ठीक है, जो जहां बैठ गया वो उसकी जगह है और उस दिन पूरी वो उसी की जगह रहेगी। अगले दिन कोई आके बैठ गया तो कुछ क्या क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि जो बड़े बड़े बच्चे हैं, जो कंफर्टेबल है, लंबे चौड़े, वो सब जनरली आगे आके बैठ जाते हैं, और जो पीछे हैं वो थोड़ा हाइट में कम है या उनको इसी के आई में प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा लगाए हुए बच्चे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो बच्चे पीछे बैठे हुए, उन्होंने कहा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, दूर है इस वजह से। तो मैंने कहा कि भाई तुम लोग फिजिकली फिट हो, तुम लोग थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, और तुम लोग जो फिजिकली थोड़े से आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग आगे आके बैठ जाओ, जिससे कि सबको क्लास अच्छी जाए, सबको समझ में आए और सभी लोग का जो टारगेट है वो अचीव हो सके। तो ऐसे केस में हमने उस क्लास में क्या कर दिया, रीअरेंजमेंट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट क्यों किया गया, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, जाहिर सी बात है। रीअरेंजमेंट क्यों किया गया है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। अब उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रीअरेंजमेंट करके हम अनस्टेबल करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये 4 कैटेगरी के रिएक्शंस हैं जो कि हम लोग की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कि सर कुछ एग्जांपल समझा देते हैं। तो एग्जांपल मैंने लिया, जैसे हमारे पास है CH3Cl और इसकी रिएक्शन हमने कराई एक्वस KOH के साथ, जिससे हमें मिल रहा है CH3OH और KCl। अब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हमें क्या पता चल रहा है कि सर Cl को हटाया गया है और OH लगाया गया है, तो उसी जगह पे जाके OH लगा है कि कहीं और लगा है, ठीक है। फिलहाल इस एग्जांपल में तो वहीं जाके लगा हुआ है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि Cl को हटा करके वहीं पे क्या लगा है, OH। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास है CH3CH2Cl, इसकी रिएक्शन अगर हमने अल्कोहलिक KOH के साथ कराई, हॉट अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हम देखते हैं कि एक कार्बन से Cl और उसके बाजू वाले कार्बन से एक H का लॉस हो जाता है, जिससे इन कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, KCl बना और साथ में क्या निकला बेटा, H2O निकला। Cl K के साथ जोड़ करके KCl बनाया, यहां से HSOH के साथ मिलकर के H2O बनाया। तो यहां पर हमने देखा कि 2 एटम्स का लॉस हुआ। अभी मैंने बताया कि जब भी 2 एटम का लॉस होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। तो यहां से दोनों को निकाल करके हमने डबल बॉन्ड बना दिया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन बोलेंगे। तीसरा केस अगर हम लोग लेते हैं कि जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसके ऊपर हमने HCl का एडिशन किया, HCl के साथ रिएक्शन करा है, तो क्या होगा, एक कार्बन पे H जाके जुड़ गया और दूसरे कार्बन पे Cl जाके जुड़ गया। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एलिमिनेशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो यहां होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद जो हम देख रहे हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले से है, उसके ऊपर एक HCl जाके ऐड हुआ और CH3CH2Cl बना, तो यहां पर क्या हुआ, एडिशन हुआ। यहां पर उसको क्या बोलेंगे, एडिशन। एडिशन में मैंने बताया था कि 2 लोग का एडिशन करना है, एक कार्बन पे हमने H जोड़ा, दूसरे कार्बन पे Cl जोड़ा, तो इस तरीके से CH3CH2Cl का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको हम लोग नाम देंगे बेटा क्या, एडिशन रिएक्शन का। उसके बाद चौथी टाइप के रिएक्शन में जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक कार्बोकेटाइन है, कार्बन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। तो ये जो कार्बोकेटाइन आपका बना हुआ है, इस कार्बोकेटाइन को अगर हम लोग देखें कि ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। जब वो कार्बोकेटाइन एक कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब क्या हुआ कि सर यहां से इस H को हमने शिफ्ट किया इस तरफ, तो H माइनस का शिफ्ट हुआ है, जिसके शिफ्ट के बाद क्या होगा, CH3 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 और यहां क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो शिफ्ट हुआ है
इस शिफ्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट। चौथी कैटेगरी तो यही बची, रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है इसका फायदा क्या हुआ, आप पूछिए फायदा क्या हुआ। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो यहाँ 1 डिग्री कार्बोकेटायन इसमें चेंज हो रहा है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन में चेंज हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रीअरेंजमेंट। और हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन। तो ये हम लोग को याद रखना होगा कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, CH3, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटायन का। ये हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आया समझ में। तो ये 4 कैटेगरी की रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग को पूरा अच्छे से देखना है, और इनको जब देख लिया तो बस फिर हमारे क्या है, अगली केमिस्ट्री मेरे हाथ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन तो हम सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर आप इनको पढ़ने से पहले जो है हमें ये सारी चीजें अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। तो अब हम लोग डिटेल में इसकी स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द क्लीवेज पैटर्न ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, व्हाट इज रिएजेंट एंड व्हाट इज द इफेक्ट इन दीज केसेस, ठीक है। और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट क्या क्या है, होप तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग जो है हम लोग की वो है टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। इसमें जो सबसे पहला टाइप है हमारा वो है होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है, या इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं होमोलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास 2 एटम है और इनके बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है। जाहिर सी बात है इस बॉन्ड का क्या मतलब है कि दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं और ये बॉन्ड बना हुआ है इनके ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब अगर इनके बीच में हमने होमोलिसिस करवाई तो उस होमोलिसिस का रिजल्ट क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी ओर खींच लेंगे। तो ए विदाउट इलेक्ट्रॉन, बी विदाउट इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्म हुआ। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं होमोलिसिस। तो क्या इनके ऊपर कोई चार्ज आया, तो चार्ज नहीं है। चार्ज मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। तो इनके ऊपर ना तो पॉजिटिव चार्ज आया ना तो नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज बीच में इन दोनों के एडिशन के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल स्पीसीज है या मॉलिक्यूल बोलो, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद इनको हम लोग एक जनरल नाम दे देते हैं फ्री रेडिकल का। क्या बोल देते हैं, फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल के बारे में बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन पुअर है या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और बी के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। अब जबकि ये होमोलिसिस हो गई तो अब ये दोनों अलग अलग हो गए, तो ए क्या बी का इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कर ले रहा था, अब ए बी का इलेक्ट्रॉन काउंट कर पा रहा है नहीं, या बी ए का इलेक्ट्रॉन काउंट कर पा रहा है नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुअर बोलते हैं क्योंकि सर इनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब अगर हम बात करते हैं कंडीशन की, कंडीशंस, किन कंडीशंस को देख करके हम लोग ये कहेंगे कि सर होमोलिसिस हो रही है। तो सबसे पहले कंडीशन है कि रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे हो रही होगी, ठीक है। टेम्परेचर जो है अराउंड 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो मेंशन्ड होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सर रिएक्शन जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही होगी। सनलाइट को सनलाइट लिख दे, अल्ट्रा वायलेट लाइट लिख दे, ठीक है, या फिर HMU लिखा हुआ मिल जाए एरो पे। तो इन सभी का मतलब है कि सर होमोलिसिस की कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तीसरा जो हम लोग को देखना है कि सर सॉल्वेंट कैसा चाहिए। तो सॉल्वेंट
का डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लाइट डिसॉल्व द लाइट कॉन्सेप्ट लगता है। लाइट डिसॉल्व द लाइट कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि अगर मान लो कि कोई जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, वो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए हमें उसका हाइड्रेशन करना होगा, सॉल्वेशन करना होगा, उनको स्टेबलाइज करने के लिए। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो पोलर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो हमें एक ऐसा सॉल्वेंट चाहिए होगा नॉन पोलर। तो सॉल्वेंट में हम लोग लिखेंगे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, या फिर रिएक्शन जो है वो गैसेस फेज में हो रही होगी, ठीक है, रिएक्शन गैसेस फेज में हो रही होगी, तो भी हम लोग का ये रिएक्शन हो जाती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की बात करें कि जो जिन दो एटम्स के बीच में हम होमोलिसिस की बात कर रहे हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो सर 0 हो तो बेटर है। 0 हो तो बेटर है मतलब क्या होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन खींचने के, दोनों सेम एटम है, दोनों सेम एटम है, तो क्या होगा कि वो कोई एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा। या फिर बहुत ही स्लाइट डिफरेंस हो, लिटिल डिफरेंस हो, ठीक है, लिटिल डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो हम लोग का होमोलिसिस हो जाती है। उसके बाद फिर एक और कंडीशन है कि रिएक्शन जो है वो हो रही है, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, reaction take place in presence of free radical catalyst such as organic peroxide, ठीक है। फ्री रेडिकल कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कहने का मतलब क्या है कि ROOR, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, ठीक है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड में हमने ये ले लिया है, बेंजोइल पेरोक्साइड ले लें। बेंजोइल पेरोक्साइड मतलब क्या हो गया, PHCOOCOPH, ठीक है। तो मतलब ये आपका H2O2 नहीं होगा, H2O2 नहीं चलेगा। क्यों H2O2 नहीं चलेगा भाई? क्योंकि H2O2 अपना H+ दे देगा, और H+ दे देगा तो ये H+ की वजह से क्या हो जाएगा, चार्ज स्पीसीज मीडियम में फॉर्म होगी, तो फिर ये हमारा जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है वो नहीं होगी। तो इसलिए हमारा H2O2 नहीं चलेगा, और दोनों H को रिप्लेस करके हम दोनों R लगा दें या कोई और ग्रुप लगा दें, जिससे कि H+ वगैरह कोई कैटायनिक स्पीसीज मीडियम में जनरेट, कैटायनिक या एनायनिक स्पीसीज मीडियम में जनरेट नहीं होने पाए। तो ये कुछ कंडीशन है होमोलिसिस के लिए। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की, या दूसरा जो टाइप है वो है हमारा हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज। हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज, या इसी को हम हाइड्रोलिसिस भी बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो A बॉन्ड B है, इन दोनों एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस क्या आपको मुताबिक क्या हो सकता है कि ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी इनके बीच में बॉन्ड टूटेगा तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर पूरा शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ एरो पे हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ जो एरो बनाया गया है वो हाफ हेडेड एरो बनाया गया है, हाफ हेड वाला एरो, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को शो करता है। और यहाँ पे हमने कंप्लीट एरो बनाया है जो कि कंप्लीट शिफ्ट ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। तो A और B जब अलग अलग होंगे तो बताओ A के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और B ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाएंगे। तो हम इनको क्या बोले, न्यूट्रल बोले या चार्ज बोले? तो भाई जाहिर सी बात है उनको क्या बोलेंगे, चार्ज स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। अब चार्ज स्पीसीज में ये वाली स्पीसीज क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन पुअर? ये इलेक्ट्रॉन पुअर है। और ये वाली स्पीसीज क्या है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो हमने देखा कि यहां पर जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, वहां चार्ज, और यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गए पहले से, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिच हो गया और एक इलेक्ट्रॉन पुअर। अब बात आती है कंडीशन की, क्या क्या कंडीशन होगी जिस पर कि हम लोग जिसको देख के हाइड्रोलिसिस करा रहे होंगे। यहां जो भी कंडीशन लिखी है उसका पूरा उल्टा। जैसे पहला, रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर हो रही होगी,
वहां हाई टेम्परेचर है तो यहां क्या लेंगे, लो टेम्परेचर। दूसरा, यहां पे हम लोग को सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, यहां पे क्या होगा, रिएक्शन टेक प्लेस इन डार्क, किसमें होगा, डार्क में होगा। तीसरा, सॉल्वेंट जो है यहाँ पे नॉन पोलर है, सॉल्वेंट यहाँ पे कैसा चाहिए होगा हम लोग को, पोलर सॉल्वेंट, जो कि सॉल्वेशन या हाइड्रेशन कर सके, पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0, तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो हाई होना चाहिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और पांचवा, जो यहां लिखा गया कि रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल कैटलिस्ट, तो यहां नो नीड ऑफ फ्री रेडिकल कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को किसी भी फ्री रेडिकल कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। तो ये सारी कंडीशन हमारी हो गई किसके लिए, हेटेरोलिटिक क्लीवेज के लिए, और ये सारी कंडीशन हो गई होमोलिटिक क्लीवेज के लिए। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन है तो हम रिएक्शन को देख करके सबसे पहले आइडिया लगाएंगे कि सर हमें जाना किससे है, होमोलिसिस से जाना है या फिर हाइड्रोलिसिस से जाना है। होप सो समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे पुराने देख रहे हैं वो एंजॉय करें। क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा सा हम अपने इसकी जो मोड है उसको थोड़ा सा 2-4 सेकंड फास्ट करके हम इसको काफी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद जो हम लोग का होमोलिसिस हाइड्रोलिसिस के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टाइप ऑफ रिएजेंट। टाइप ऑफ रिएजेंट में अगर हम आते हैं तो सबसे पहला जो है वो है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल का क्या मतलब है, इसको हम लोग इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो पता चलेगा। इलेक्ट्रोफाइल की संधि विच्छेद करेंगे तो क्या पता चलता है, क्या मिलता है भाई, इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस फिलिक। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज और फिलिक मतलब लविंग, ठीक है। तो जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लविंग होंगी उनको फाइल बोल रहे होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको ऐसा नहीं समझना है कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन नाम में ही है यानी इलेक्ट्रॉन रिच। फिलिक वर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ढेर सारे एग्जांपल देकर के अगर हमसे पूछता है कि इसमें से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अलग अलग कीजिए, तो उस समय दिमाग में इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन वाला, ऐसा हम सोच लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वाला नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाला, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पुअर है कि इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन लव कर रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पुअर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुअर मॉलिक्यूल है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन पुअर है तो ये कहां जाके सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करें, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर जाके अटैक कर रहा है। अब सबस्ट्रेट की किस साइड पे जाके अटैक कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है वहां पर या जो इलेक्ट्रॉन पुअर है वहां पर। तो हमने देखा कि ये आपके अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। या फिर उसको मैं पूरा लिख देता हूं कि अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक। देन इसके बाद अगर हम देखें कि नेम ऑफ रिएक्शन में भी इनका रोल होता है। अगर हम रिएक्शन का नामकरण कर रहे हैं कि किस कैटेगरी की वो रिएक्शन है, तो वो वर्ड जो है वो रिएक्शन का नाम इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा, या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन जो भी है, तो इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड से स्टार्ट होगा ओनली इफ they participate in RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका नाम इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड से स्टार्ट होगा।
ये जरूरी नहीं कि पहला स्टेप ही आपका रेडियोटर्बाइनिंग हो, वो कोई और स्टेप भी रेडियोटर्बाइनिंग हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग को ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस रिएक्शन के नामकरण में भी उस वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है अगर वो स्टेप उसका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पता लगाने के लिए हमें उस रिएक्शन की मैकेनिज्म का पता होना जरूरी है। जब तक हमें मैकेनिज्म पता नहीं रहेगी तब तक हम इसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है या न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, तो फिलहाल ये तीन चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉन पुअर मॉलिक्यूल है, ये अटैक करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर, और उसके बाद नेम ऑफ रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक वर्ड से स्टार्ट होगा अगर वो आपके आरडीएस स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब बात आती है कुछ एग्जांपल की। तो इलेक्ट्रॉन पुअर मॉलिक्यूल है तो इनके ऊपर क्या होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा जब कहीं से तो इनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा या फिर वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बन जाएंगे। फिलहाल इसमें दो कैटेगरी में हम लोग इसको बांटेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा है वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में और वैकेंट ऑर्बिटल में। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल में हम लोग जैसे S प्लस ले सकते हैं, CH3 प्लस ले लिया, Cl प्लस, Br प्लस, NO प्लस भी आता है, Cl प्लस भी जनरेट होता है, Br प्लस भी जनरेट होता है। तो ये परेशान नहीं होगा कि सर Cl तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन में जनरेट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो NO प्लस हो जाएगा, NO2 प्लस हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर हमारा N2 प्लस है। तो ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल वाले एग्जांपल में आते हैं जैसे हम लोग तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे BF3 हो गया, BCl3 हो गया, BBr3, BI3, ये हम लोगों ने 11th में बोरॉन फैमिली में ये बोरॉन के जो ट्राइहैलाइड है उनमें हम लोगों ने ये चीज पूरा पढ़ के आ रहे हैं कि BF3 जो है ये 3 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, BCl3 में ये 3 Cl से जुड़ा हुआ है, BBr3 में ये 3 Br से जुड़ा हुआ है और BI3 में ये 3 आयोडीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग को जो लगता है कि सर इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कौन बिहेवियर किसका है, तो BF3 का है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो खींच रहा है तो बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन कम कर देगा और वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अगर आपने केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म सोचा तो आप तो सही सोच लो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत निकल के आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि नोटबंदी जब हुई तो नोटबंदी में किनका पैसा मारा गया। ठीक है, तो जिन लोगों ने अपने पैसे बचा नहीं सके, मतलब कुछ काला धन था उनके पास या फिर मतलब ब्लैक मनी थी और वो कहीं उसको एंगेज नहीं कर सके तो उनका पैसा मारा गया। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि उन लोगों ने क्या किया कि जो कुछ ऐसे लोग थे, गरीब लोग थे या फिर जिन लोगों ने भी कहा कि भाई मैं अपने अकाउंट में रख लूंगा और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उनको वो पैसे कुछ समय के लिए डोनेट कर दिए गए, जिससे क्या हुआ उनका पैसा सेव हो गया, फिर बाद में उनसे वापस ले लिया गया कुछ पैसे दे करके। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उनके खाली जो बैंक अकाउंट थे उनको यूज किया गया, जिसको यूज करके उन्होंने अपना पैसा सेव किया। तो उसी तरीके से फ्लोरीन देख रहा है कि मेरे पास तो 3-3 लोन पेयर है। ठीक है, यहां पे बना देते हैं, फ्लोरीन देख रहा है कि मेरे पास 3-3 लोन पेयर है, तो ये फ्लोरीन अपना लोन पेयर उठा करके बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल को यूज करता है और उसको डोनेट कर देता है। अब अगर हम यहां देखें कि बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल खाली, क्योंकि यहां पर इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp2। बोरॉन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। sp2 कैसा होता है, ट्रायगोनल प्लेनर शेप। अब ट्रायगोनल प्लेनर शेप अगर है इसका, यानी कि इसका 3 तो ये हो गया, तो इसका जो एक p ऑर्बिटल खाली है वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। एक p ऑर्बिटल जो खाली है वो कुछ ऐसा होगा। अब हम देख रहे हैं कि सर जो फ्लोरीन है इसके पास भी लोन पेयर है, तो इसके जो लोन पेयर है जिन ऑर्बिटल्स में
वो कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उठा करके इसको दे दिया, ठीक है। इसी को हम लोगों ने बैक बॉन्डिंग नाम दिया हुआ है कि फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर उठा करके बोरॉन के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसको यूज करके ये इस तरीके से बैक डोनेशन कर दिया, और बैक डोनेशन करके अपना लोन पेयर इसको दे करके स्टेबलाइज कर दिया, ठीक। अब ये काम ऐसा नहीं कि एक ही फ्लोरीन कर रहा है, कुछ समय बाद इस फ्लोरीन ने किया तो कुछ समय ये करेगा, कुछ समय ये करेगा, और इस तरीके से तीनों ही अपना जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे करके इसको स्टेबलाइज करते हैं, इसके वैकेंट ऑर्बिटल को यूज करते रहते हैं। और हमारा चूंकि तीनों ही रेजोनेंस, इस प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस का नाम देंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसकी वजह से क्या होगा, तीनों बीएफ बॉन्ड जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सीएल की, तो सीएल का साइज जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सीएल के जो ऑर्बिटल्स है वो थोड़े से बड़े हो गए, और बोरॉन के ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है, उतने बड़े नहीं है। यहाँ पर जो बैक बॉन्डिंग वाली जो टेंडेंसी है ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। बीआर के केस में अगर हम आएंगे तो बीआर के साइज और बड़ी हो जाएगी, तो बैक बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी वो और कम होती जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है वो कैसा हो जाएगा, BF3 में सबसे ज्यादा, BCl3 में उससे कम, BBr3 में उससे कम, और BH3 में सबसे कम। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी का ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एक मैं यहाँ बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर बना दे रहा हूं, बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर जो है वो ये हो गया कि BF3, BCl3, BBr3, BH3, जो कि हमारा यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक की बात कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, BF3, BCl3, BBr3 और BI3, ठीक है। ये हमारा लुईस एसिड का ऑर्डर भी कह सकते हैं, या फिर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल अगर हमने पूछा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, तो उसका ऑर्डर है। तो इस ऑर्डर से मतलब नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बनाया इतना सारा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें रिक्वायरमेंट इसकी है कि सर बोरॉन के जो ट्राइहाइड्राइड है अगर उनमें लुईस एसिड का ऑर्डर पूछते हैं तो ये हो जाएगा। हालांकि हम लोग जितनी भी रिएक्शन में यूज करेंगे वो BF3 को ही यूज कर रहे होंगे, इस बात को भी मैं क्लियर करके चलूं कि BCl3, BBr3, BR3 होते तो है लेकिन उनको यूज उतना नहीं करते हैं, क्योंकि आपके जो हैलोजेंस हैं उनकी साइज काफी बड़ी है। अब उसके बाद जो इसमें इस क्लास में और एग्जांपल है, जैसे AlCl3 हो गया, SnCl2 है, SnCl4 है, ZnCl2 है, इन सब के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, और ये सब थर्ड पीरियड के मेंबर हो गए, वैकेंट d ऑर्बिटल हो जाएगा इन सब के पास। उसी तरीके से BCl2 है तो इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो ये तमाम एग्जांपल है जो कि हमारे एक SO3 भी है जो भी हम लोग को पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा काम आता है। सल्फोनेशन जब करेंगे बेंजीन का तो उसमें हम लोग को एक इलेक्ट्रोफाइल SO3 की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारे याद रखना जरूरी है, एटलीस्ट जितना बता दिया ये पूरा याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप लोग को छाटने के लिए आ सकता है कि कौन से इसमें से इलेक्ट्रोफाइल है उनको अलग कीजिए, न्यूक्लियोफाइल है उनको अलग कीजिए। तो ये सारी चीजें हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं। अब उसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन अभी हम लोगों ने कहा HCl के साथ करवाया गया, तो क्या बना बेटा, CH3 CH2 Cl, ये बना। अब इसकी अगर हम लोग मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान दें कि सर कैसे ये रिएक्शन हो रही है, तो अगर हम आपसे पूछें कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, बताइए जल्दी सोचिए। ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, या इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, क्या निकल के आएगा? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन रिच है, कुछ सोच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन पुअर है, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, ऐसा सोच रहे होंगे। तो यहां ध्यान देंगे कि अगर हम बात करते हैं C2H6 की, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है और तीनों हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन से जुड़े हैं, ये तीनों हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे भाई, वो जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आया मेरे 4 इलेक्ट्रॉन बिक जाए, तो एक तो उन्होंने आपस में शेयर कर लिया, बाकी 3 इधर इनके शेयर, सब सैचुरेटेड कंपाउंड है और किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन कम कर दी
C2H4 कर दिए। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो पाएंगे भाई? तो कायदे से 4 हाइड्रोजन है तो दो दोनों में बंटवारा हो गया कि भाई 2 हाइड्रोजन तुम ले लो, 2 हाइड्रोजन तुम ले लो। तो दोनों कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अभी फिलहाल इसका एक बचा कि नहीं बचा? इसका एक बचा, इसका एक बचा कि नहीं बचा? इसका एक बचा। अब ये क्या होंगे, ये आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है, शेयर कर लेंगे। तो इन्होंने क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। इन्होंने क्या किया, पाई बॉन्ड बनाया। अब पाई बॉन्ड जो है वो बताइए कि कैसा होता है। अगर इसका शेप की बात करें तो यहां पर इनका तो ये दोनों sp3 है, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल हो गए। और यहां पर दोनों कार्बन के हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, sp2। sp2 का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर हम लोग जानते हैं कि कार्बन, ये कार्बन, 2 कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो गए और इसके साथ 2 हाइड्रोजन हो गए, ये सब एक प्लेन में आ गए। तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि दोनों कार्बन और 4 हाइड्रोजन एक प्लेन में, तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं कि सर जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड कैसे, ऐसे, एक पी ऑर्बिटल ऐसे और एक पी ऑर्बिटल इसका ऐसे, ये दोनों मिलकर के पैरेलल ओवरलैपिंग कर रहे हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर किया गया तो अब हम देख रहे हैं कि सर ये जो पाई बॉन्ड है वो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कम होती है सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो ये जो है लूजली हेल्ड होता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब समझ, इसको सपोज करो कि खुली तिजोरी है कि तुम्हें पैसे की जरूरत हो तुम जाओ निकाल लो, तुम्हें पैसे की जरूरत हो तुम जाके निकाल लो, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है। और ये जो हमारा CH2 है प्लेनर मॉलिक्यूल, इसके पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर भी है नीचे भी है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए हो, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, वो इसके ऊपर से अटैक करे या नीचे से अटैक करे, वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ले सकता है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो अब बताओ कि HCl जब ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा बेटा, HCl ब्रेक करेगा तो 2 स्पीसीज फॉर्म होंगी, एक H+ और एक Cl-। अब हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो भी नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज की तलाश है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव चार्ज की तलाश है। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन पुअर की ओर भागेगा और इलेक्ट्रॉन पुअर इलेक्ट्रॉन रिच की ओर भागेगा, बस खाली ये ध्यान रखना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, Cl- या H+? बताओ कौन अटैक करेगा, क्या आया, H+ पहुंचा अटैक करने के लिए। अब जब H+ पहुंचा अटैक करने के लिए तो कहा भाई कि ये पाई इलेक्ट्रॉन मुझे दो, तो इस कार्बन ने कहा कि सर पाई इलेक्ट्रॉन मैं भी आपको दे सकता हूँ, ये कार्बन ने कहा पाई इलेक्ट्रॉन मैं भी आपको दे सकता हूँ। तो इस H+ ने कहा तुम लोग की शक्ल तो सेम है, तुम भी डबल बॉन्डेड CH2 हो, तुम भी डबल बॉन्डेड CH2 हो, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, कोई भी जगह ले दो। तो इसने सपोज करो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किए तो क्या रिजल्ट हो गया, CH2 के साथ एक H आ गया और ये CH2 के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से एक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन बोलेंगे। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन। जब हम न्यूट्रल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से ये 4 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, H+ जाके अटैक किया है और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज बनाया है, इसमें काफी समय लगता है। तो ये इस रिएक्शन का RDS है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहां पर हमारा H+ पार्टिसिपेट कर रहा है। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फटाफट क्या होगा कि Cl- जाके अटैक करेगा और ये जाके जुड़ जाएगा इसके साथ, तो ये क्या बना दिया, CH3 CH2 Cl, ठीक। तो ये वाली रिएक्शन आयनिक रिएक्शन फास्ट होती है, हमें पता है कि आयनिक रिएक्शन फास्ट है। और एक आयन से एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करके 4 सबस्ट्रेट 4 इंटरमीडिएट बना रहे हैं, इसमें समय लगता है, तो ये RDS हो गया। तो इस RDS में पार्टिसिपेट कौन किया है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोफाइल, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट किया या न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट किया, तो क्या आंसर आया RDS में, इलेक्ट्रोफाइल। Hence the name of reaction is name of reaction start with electrophilic, name of reaction start with electrophilic। अब उसके बाद अगर आप देखें कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये
नेम ऑफ रिएक्शन में स्टार्ट हुआ। अब किस कैटेगरी की रिएक्शन है ये? डबल बॉन्ड पे दो एटम का एडिशन हुआ और ये बन गया, यानी एडिशन रिएक्शन। तो इस पूरी रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस बात को ध्यान रखना हम लोग को कि एल्कीन और एल्काइन के ऊपर जितनी भी रिएक्शंस है वो सब किस क्लास ऑफ हेडिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ेंगे। आया समझ में? तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया। इसका ही एक और एग्जांपल भी एक मैं लेके चलता हूं जो कि बहुत ही उम्दा एग्जांपल है। जैसे बेंजीन ले लिया हमने। बेंजीन बताओ क्या है? तो बेंजीन तो सर इलेक्ट्रॉन के साइज मॉलिक्यूल है, ऐसा लग रहा है। हमने कहा कि भाई एक पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन रिच है। यहां कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? यहां 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ये तो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। बोलो भाई, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब इसके ऊपर कौन आके अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? तो इन जनरल हम लोग देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का ही रिएक्शन करवाया जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक करने के लिए। अब मान लो कि इस डबल बॉन्डेड कार्बन में इसके पास आया अटैक करने के लिए। अब मांग रहा है उससे कि भाई इलेक्ट्रॉन दो। इसको ऐसा समझ लो कि ये 6 बच्चे हैं। जैसा मैं पहले भी एग्जांपल आप लोग के साथ लिया हुआ है, तो मैं वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं ये, और ये 2-2 हजार की नोट से कैश खेल रहे हैं। ठीक, 2-2 हजार की नोट से कैश खेल रहे हैं। इतने अमीर बच्चे हैं ये कि 2-2 हजार की नोट से कैश खेल रहे हैं। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहा कि भाई तुम लोग इतने अमीर हो, मुझे कुछ दे दो इलेक्ट्रॉन, मेरा जो है ये खत्म हो जाए, मुझे भी एक नोट पकड़ा दो। तो इसने कहा कि भाई आप हम में से किसी से भी मांग लो, हम सब एक जैसे हैं। इस बात को क्या कहने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इन 6 कार्बन में से किसी के साथ भी जाकर जुड़ सकता है। इस बात को आप जरूर ध्यान दें कि पहला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन के ऊपर कहीं भी आकर जुड़ सकता है। तो इसने कहा कि भाई सबसे मांग के मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहा हो, तुमसे मांग रहे तुम ही दे दो। तो इसने कहा ये बात है, लीजिए। ये पाई बॉन्ड उठा के इसने शिफ्ट कर दिया। तो क्या रिजल्ट हो गया भाई? तो अब सिचुएशन ये हो गई कि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आ गया और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया। अब देखो जरा, ये पाई बॉन्ड ऐसे था इन दोनों के बीच में। अब इसको उठा के ऐसे शिफ्ट किया तो लॉस किसका हुआ? ये 2 कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इसने उठा के ऐसे शिफ्ट कर दिया। तो इसका लॉस हुआ क्या? नहीं, इसका लॉस हुआ। तो जिसका लॉस होता है उसको हम कैसा देते हैं? पॉजिटिव चार्ज। और जो गेन करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज देते हैं? नेगेटिव चार्ज। इस बात को हम लोग जानते हैं कि जिसका लॉस होगा उसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा उसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो जरा, जो कैश खेलने की कंडीशन थी वो क्या थी कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरीके से होगा। तो इसको कंजुगेशन बोलते हैं। हम लोग आगे देखेंगे रेजोनेंस में, हम लोग इस बात को देखेंगे कि डबल सिंगल इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन पे हो तो उसको कंजुगेशन बोलते हैं। फिलहाल अभी हमने रेजोनेंस पढ़ाया नहीं तो हम इसको कैचेस का नाम दे रहे हैं, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए कि ये कैचेस खेलने कंडीशन क्या है कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं कैचेस की कंडीशन। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ पे यहां सिंगल यहां सिंगल यहां सिंगल, तो गेम तो डिस्टर्ब हो गया। या फिर इसको हम कंजुगेशन के टर्म में बोले तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? डबल सिंगल डबल, जो कि हम लोग की कंडीशन ऑफ कंजुगेशन में एक हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। कंडीशन ऑफ कंजुगेशन वो ये था कि पॉजिटिव डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये भी हमारा कंजुगेशन में होता है। याद कीजिए, एक बार कॉपी खोल के देखें आप लोग, वो चीज मिल जाएगी। ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, वो चीज यहां सेटिस्फाइड हो रही कि नहीं? यहाँ पे भी पूरा मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है और यहां से यहां तक पूरा मॉलिक्यूल कंजुगेटेड है, लेकिन ये कार्बन जो है वो कंजुगेशन में नहीं रहा। क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि सर यहां पर एक H भी है। हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के हर कार्बन के पास क्या होता है? H होता है, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? CCSL लिखते हैं कि नहीं? यहाँ पे केवल कार्बन को ही बना के शो किया गया है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में केवल हम लोग कार्बन को बना के शो करते हैं, हाइड्रोजन नहीं लिखते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखा गया है। फिलहाल यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन शो कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3 क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिए कि नहीं? 1 2 3 4 सिग्मा है। तो अब ये कार्बन जो है इस गेम से बाहर हो गया, कंजुगेशन की कंडीशन से बाहर हो गया।
सारे कारण मिलके उसके ऊपर चिल्लाने लगे कि तुमने अपने मन से कैसे उठा के दे दिया उसको, ये पाई बॉन्ड, हम लोग का जो कंजुगेशन था, रेजोनेंस था, वो डिस्टर्ब हो गया। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर मैंने डिस्टर्ब किया उसको तो मैं ही इसको कॉम्पनसेट करूंगा। ये अपना H निकाल देता है H प्लस के फॉर्म में और इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करा देता है। तो क्या रिजल्ट हो गया कि 3 पाई बॉन्ड वैसे ही आ गए, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और एक H निकल गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और एक H निकल गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सर जो H प्लस निकला है और इलेक्ट्रोफाइल आगे जुड़ा, तो इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया कि ये एडिशन हो गया, इस E का एडिशन हो गया। ऐसा नहीं है, यहां पर हमारा H को रिप्लेस करके E आके जुड़ रहा है, H को रिप्लेस करके E आके जुड़ा है, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके बाद इस पे अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है। और वही इलेक्ट्रोफाइल ये जो आपका है ये आरडीएस है इस रिएक्शन का। ठीक है, इसमें काफी समय लगता है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया समझ में। तो ये दो एग्जांपल है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कि एल्कीन या एल्काइन शो करते हैं, और एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन रिंग पे या हाईली इलेक्ट्रॉनिक सेंटर पे जाकर अटैक करता है और ये बना रहा है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि बेंजीन से जितनी भी रिएक्शन देखोगे वो सब किस हेडिंग में पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग पूछता है क्वेश्चन में कि बताओ ये रिएक्शन की हेडिंग क्या होगी। ठीक है ना, ये कॉमन क्वेश्चन है जो हेडिंग आपके नीट में आएंगे या जेई में आएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोला जा रहा है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हुआ, एक H को हटा के इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया गया, और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर हमारा एक डबल बॉन्डेड एल्कीन है जिसके ऊपर पहले H आके अटैक किया है आरडीएस में और फिर उसके बाद Cl आके अटैक कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां हम लोगों ने एडिशन नहीं बोला क्योंकि 2 एटम का लॉस होकर इस पाई बॉन्ड को खत्म करके 2 एटम नहीं जुड़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर इसकी एरोमेटिसिटी की वजह से इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, एडिशन नहीं शो करता। ड्रास्टिक कंडीशन में ये शो करेगा एडिशन, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ये चीज समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। अब इसके बाद इस वीडियो में मैं एक हेडिंग और इलेक्ट्रोफाइल के साथ न्यूक्लियोफाइल खत्म कर रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस प्लस फिलिक। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, फिलिक मतलब लविंग। तो ये पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है। ठीक है, चलो पूरा ही मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव चार्ज लविंग मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, ये कहां अटैक करेंगे, तो जहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो अटैक एट पॉजिटिव चार्ज ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहां जाकर अटैक कर रहा होगा, अटैक एट पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। देन उसके बाद नेम ऑफ रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन में भी ये पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब नाम उनकी वजह से लिखा जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, और ऐसा कब होगा, इफ इट इज आरडीएस। ठीक है, इफ दिस स्टेप इज आरडीएस। अगर ये आरडीएस वाले स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो इनका नाम जो है वो आएगा न्यूक्लियोफिलिक, और अगर इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा हो तो इलेक्ट्रोफिलिक। अब जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके, तो यहां 2 एग्जांपल आएंगे। पॉजिटिव चार्ज लविंग मॉलिक्यूल है, मतलब क्या हो गया कि इनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा
या फिर लोन पेयर होगा। इससे हम लोग इसको पहचान रहे होंगे, दे हैव पॉजिटिव चार्ज ऑफ लोन पेयर, सॉरी दे हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के क्या एग्जांपल है और लोन पेयर के क्या एग्जांपल है, अब ये चीज हम लोग को देखनी है। नेगेटिव चार्ज में हमारा H माइनस भी आ सकता है, CH3 माइनस आ जाएगा, Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, ये तमाम है जो कि आपके आ सकते हैं। लोन पेयर में जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल, ईथर मॉलिक्यूल, इन सब के पास लोन पेयर है। तो ये सब भी हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव की तलाश है और नेगेटिव को पॉजिटिव की तलाश है, तो ये नेगेटिव है तो इनको पॉजिटिव की तलाश है, तो पॉजिटिव चार्ज लविंग मॉलिक्यूल। ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये अपना लोन पेयर उठाकर डोनेट करना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज लविंग मॉलिक्यूल हो गए। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पाई बॉन्ड वाले जो है कुछ कंपाउंड, जैसे एल्कीन हो गया, अभी हमने देखा। ठीक है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH है एल्काइन। बेंजीन अभी हम लोगों ने देखा कि ये सब जो है वो क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन उठा के दे सकते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये बिहेव कर रहे होंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह। आया समझ में? तो ये एक बार फिर से बता देता हूं, न्यूक्लियोफाइल दैट इज न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज लविंग मॉलिक्यूल है। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या लोन पेयर होगा और ये अटैक कर रहे होंगे पॉजिटिव चार्ज कंटेन पॉजिटिव चार्ज पोर्शन ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे। ये पॉजिटिव चार्ज लविंग मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद नेम ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक से। अगर ये आरडीएस स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दो कैटेगरी में इनके एग्जांपल को बांटा गया है, एक नेगेटिव चार्ज वाले और एक लोन पेयर वाले। तीसरी कैटेगरी और बनाई गई जिसमें पाई बॉन्डेड वाले भी कुछ कंपाउंड है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन उठा के दे सकते हैं। तो ये सब आपके, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के दे रहे हैं और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के दे रहे हैं। तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल में आ जाएंगे। अब नोट कर लो उसको। कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास है CH3Cl, इसके ऊपर हमने रिएक्शन कराई एक्वस KOH के साथ, तो क्या होगा भाई? तो हमने देखा कि CH3Cl जो है एक्वस KOH से क्या आएगा बेटा? OH माइनस। अब OH माइनस है तो ये किस तरह का बिहेव कर रहा है? इसका नाम क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इस बात को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके ऊपर जाके अटैक करता है और इस Cl को यहाँ से निकाल देगा। इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म यहाँ पे अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्ट्रेस वो नहीं है कि हम यहाँ पे SN2 SN1 जो है वो सब समझाऊं। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि केवल रेडियोटोमैनिक स्टेप कौन सा है और कैसे हम नाम दे रहे हैं। तो ये OH माइनस जाके यहाँ पे अटैक किया और Cl को निकाला, तो इस CH3 के साथ OH जाके जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया और Cl निकल गया। तो यहाँ पर जो ये अटैक करता है इसको, यही हमारी क्या है? RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कौन किया? न्यूक्लियोफाइल। तो इस रिएक्शन का नाम किससे स्टार्ट होगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक वर्ड से स्टार्ट होगा। और हो क्या रहा है? Cl को हटा के OH आया है तो उसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया समझ में? जिसको हम लोग SN1 SN2 के नाम से आगे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हमने ये बताया कि न्यूक्लियोफिलिक वर्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक वर्ड का इस्तेमाल एक रिएक्शन में करके दिखाएंगे आपको। उसी क्लास में एक और एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास है CH3CHO। ठीक है, अब यहाँ पे या इसके और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं SCHO। ये एक एल्डिहाइड है जिसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हमने इसके ऊपर जैसे मान लो OH माइनस की रिएक्शन कराई, तो OH माइनस जो है वो है न्यूक्लियोफाइल
अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में अगर हम देख रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड लूजली एंड होता है, मैंने बताया। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन खींचेगा इसको, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये जाकर के इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक करता है। जैसे ही अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या रिजल्ट होगा, HCH ऊपर हो गया O- और यहां आ गया OH, ठीक है। देन उसके बाद यहां मैं एग्जांपल चेंज कर देता हूं, OH- की जगह Cl- ले लेते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर लूंगा। Cl- अटैक किया, ऐसा नहीं है, लेकिन वो OH- वाली रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है, वहां पर डिफरेंट चीजें कुछ बोली है। तो यहाँ पर Cl- जब अटैक किया इसके ऊपर जाकर के, क्योंकि Cl- मैंने लिख के दिखाया हुआ है यहाँ पे एग्जांपल में, आप देखिएगा उसको। तो Cl- जब अटैक किया तो इस O के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, Cl- नीचे ऐसे आ गया। अब क्या होता है कि मीडियम से एक H+ ले लिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा OH और यहाँ हो गया Cl। ये रिएक्शन इस तरीके से हो रही होगी। तो यहां पर हमने देखा कि जो Cl- जाके अटैक कर रहा है ये आपका RDS है, ठीक है। और उसके बाद फिर O- बना, फिर H+ आके यहाँ पे ऐड हो रहा है, H+ आके ऐड हो रहा है। तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो रिएक्शन में नाम जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा बेटा, न्यूक्लियोफिलिक वर्ड से स्टार्ट होगा। अब किस कैटेगरी की रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड है। C डबल बॉन्ड में एक कार्बन पे आके Cl जुड़ा, ऑक्सीजन पे जाके H जुड़ रहा है, ठीक है। और डबल बॉन्ड का अस्तित्व क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यानी कि यहाँ पर उसको क्या बनेगा, एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये किस क्लास में एग्जांपल हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये दो एग्जांपल मैंने दिखाया न्यूक्लियोफाइल के, कुछ इलेक्ट्रोफाइल के दिखाए। ये सब पोर्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग को ध्यान से देखना होगा।